हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और हमने अपनी 6 प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है और हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं 3D सीरीज का। 3D सीरीज कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? स्कैंडियम, टिटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर हम बात करें इनके एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर 21, 2, 3, 24, 5, 6, 7, 28, 29 एंड 30। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो गई? 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 एंड लास्ट 3D10 4s2। इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उतने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +3 है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है। ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन S और D के ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है स्टेबल। कुछ एक केसेस के अंदर ये S2 पॉजिटिव है बट ये अनस्टेबल है, मींस जब ये S के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो S स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, लेकिन अगर D का भी करेगा तो ये कितनी शो करेगा? 3 पॉजिटिव। कितनी शो करेगा ये? 3 पॉजिटिव। उससे पहले एक क्वेश्चन और नोट करें कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करते क्यों हैं और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लें, कई बार आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ये एग्जाम में आ चुका है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म क्यों करते हैं। मींस एक ही एलिमेंट डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है, क्यों करता है? उसका क्या रीजन है? अगर हम बात करें 3D और 4s के, पहले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किसमें होती है? 4s के अंदर, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। फिर किसमें होती है? D में। लेकिन इनकी एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की एनर्जी लगभग क्या है? सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर, और जिसके कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, मींस +1 है या +2 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन लूज किसमें से होंगे? S ऑर्बिटल से। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। 1 भी हो सकते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो तो +2, और अगर इससे ऊपर मींस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तब पॉसिबल है जब D ऑर्बिटल भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लूज करे। जब D ऑर्बिटल भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुट हो सकते हैं, पहले वो सुन लें। पहला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पे 3D और 4s या कोई भी d ऑर्बिटल है और उसके साथ में क्या होगा? 4 मतलब s ऑर्बिटल होगा। 4d 5s हो सकता है, 5d 6s हो सकता है। मींस d और s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो लगभग क्या होती है? सेम होती है। अगर कोई ऑर्बिटल, कोई भी एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है तो इट मींस वो इलेक्ट्रॉन कहां से लूज हो रहे हैं? s ऑर्बिटल से। और अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से लूज हो रहे हैं?
डी ऑर्बिटल से। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां से लूं कि टिटेनियम है वो +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। मींस +2 शो कब करेगा? जब s ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और s में कितने हैं 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर ये 3 कर रहा है तो d में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज होएगा। अगर ये 4 कर रहा है तो d में से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? लूज। मींस s में से भी इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और d में से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? लूज हो गए। s में कितने हैं 2 और d में भी कितने हैं 2। मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 4, क्योंकि टिटेनियम ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन 2 s में थे और 2 d में थे, उसने क्या कर दिए? लूज कर दिए। मींस पार्टिसिपेट कर लिए बॉन्डिंग के अंदर, और ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इसने कहां से दिए? s से, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से? d से। ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और +4 मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन ये लूज भी कर रहा है। किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए, ताकि वो क्या फॉर्म कर सके? बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक एलिमेंट ने 3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर लिया है, +2, +3, +4। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी लगभग क्या होती है? सेम होती है। अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है, इट मींस इलेक्ट्रॉन कहां से लूज हो रहे हैं? s से। और अगर वो 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर रहा है, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन कहां से लूज कर रहा है? d से कर रहा है। क्लियर है ये बात? दूसरा, हम कहते हैं कि 3d और 4s की जो एनर्जी है वो क्या है? सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर। हालांकि लिटिल बिट इसकी स्मॉल है, और इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन की फील्डिंग 4s में होती है, और इलेक्ट्रॉन पहले लूज भी कहां से होता है? 4s से होता है। लेकिन लगभग इनकी क्या होती है? सिमिलर होती है, और यहां से जो एनर्जी है सिमिलर होने के कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फील्ड हो, या एम्प्टी फील्ड हो, या फिर क्या हो? फुल्ली फील्ड हो। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक है, जिंक में 3d10 4s2 मींस अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है, मींस अगर s के इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो d के अंदर कितने बचेंगे? 3d10। अगर 3d10 बचेंगे तो ये फुल्ली फील्ड है, तो इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद में अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, एम्प्टी फील्ड है, या फुल्ली फील्ड है, फॉर एग्जांपल जिंक, जैसे जिंक की क्या थी? फुल्ली फील्ड थी, तो वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे कि स्कैंडियम में मैंने बताई 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, लेकिन 3 पॉजिटिव क्या है? स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि 2 और 1 3 तीनों लूज हो गए, तो क्या होगा? एम्प्टी फील्ड, और एम्प्टी फील्ड क्या होगी? स्टेबल होगी। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ हो सकता है कि स्कैंडियम का कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, स्कैंडियम का कोई भी एलिमेंट E3 फॉर्म कर रहा है और एक E2 फॉर्म कर रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पुट हो सकता है दोनों में से स्टेबल कौन है? तो आप क्या कहोगे? ये बड़ा स्टेबल है, क्योंकि ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो ये क्या होगा? एम्प्टी फील्ड होगा, और ये क्या स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे ही ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो फॉर्म कर रहे हैं, बट उन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से भी कौन कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी वो भी आपको नोट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद में कौन एम्प्टी फील्ड है, कौन फुल्ली फील्ड है, और कौन है हाफ फील्ड है। बट कुछ एक एलिमेंट ऐसे भी हैं जिसके अंदर +3 अगर इलेक्ट्रॉन है किसी भी d ऑर्बिटल में, अगर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो भी क्या होगा? स्टेबल होगा। हम उसका भी एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले स्कैंडियम कितना शो कर रहा था? +3। स्कैंडियम कितना शो कर रहा था? +3 शो कर रहा था। दूसरा टिटेनियम है, वो +2 भी, +3 भी, +4 भी। ये +2 +3 +4 +5, ये +1 भी फॉर्म करेगा। ध्यान से देखिएगा, s में कितने हैं? 1, तो ये +1 भी फॉर्म करेगा। सेकंड +2 +3 +4 +5 +6, ये +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? +2 वाली ज्यादा स्टेबल है, और +7 वाली भी क्या है? स्टेबल है। इसमें +6 वाली क्या होगी?
स्टेबल होगी। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये +3 भी क्या शो कर रहा है, स्टेबल है। मैं जो अभी बोल रहा था कि अगर ये +3 शो करता है तो ए एस में से और डी में से कितने जाएंगे, 2। तो डी के अंदर कितने रह गए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए, कि वो भी क्या है, स्टेबल है। एक्सेप्शनल केस है, नोट कर लें ये भी, ठीक है। और इसके अंदर कुछ केसेस के अंदर ये +4, क्योंकि अगर ये +4 लूज कर देता है तो 2 यहां से 2 यहां से, डी में कितने बचेंगे, 3, मतलब डी में इसमें भी 3 बच रहे थे, इसमें भी 3 बच रहे थे, ये +3 और ये क्या है +4। ये कितनी शो करेगा, +2 +3 +4 +5। और डी में अगर ये कितने रह गए, 4, क्योंकि डी में अगर 6 ऑर्बिटल हो, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हैं और पहला क्या है, पेड़ है, तो एक तो एस में से लूज कर देगा, कहां से, एस से, और 4 ये लूज कर सकता है, 3 4 5 6, तो ये मैक्सिमम कितने शो कर सकता है, +6। तो नेक्स्ट क्या हो गया, 3d7, 3d7 में कितने अनपेड, 3 अनपेड, और 2 ये कितने हो गए टोटल, 5, तो कितने शो करेगा, +2 +3 +4 और +5। 3d8 मीन्स ये भी क्या होगा, पेड़, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2 एस वाले होंगे, 2 एस वाले और 2 ये मैक्सिमम, तो +3 भी और +4 भी, ये +3 भी और +4 भी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेड़ है, ये लूज नहीं होंगे। लूज करने के लिए हमें हाईली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 3d10 ये एक एक्सेप्शनल केस है और ये सो इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। कॉपर, हालांकि कॉपर की +1 है, क्योंकि एस में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में इसके अंदर क्या बचता है, 3d10, जो कि फुल्ली फिल्ड है। फिर भी जो कॉपर है वो कितनी शो कर सकता है, +2। अब ये क्वेश्चन यहां पे उठ रहा है कि ये +2 क्यों शो करेगा, +2 ये क्यों शो कर रहा है। हालांकि ध्यान से देखिएगा कि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, 3d10 4s1, और s ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाली है, 3d10, और 3d10 क्या है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये स्टेबल है और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने इस फुल्ली फील्ड से इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो हाईली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफी ज्यादा है। मींस यहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो एनर्जी क्या लगेगी, काफी ज्यादा लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट एक्सेप्शनल है, नोट करने। कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 1 पॉजिटिव से भी ज्यादा स्टेबल है, हालांकि नहीं होना चाहिए, बट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 1 पॉजिटिव से भी क्या है, ज्यादा स्टेबल है इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है, क्या है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो काफी ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट करती है। मींस इसके हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेंगे, लेकिन ये आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट करता है, और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण ये कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 1 पॉजिटिव से भी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ध्यान दें, कॉपर के अंदर 1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होनी थी, क्योंकि 1 पॉजिटिव एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 3d फुल्ली फिल्ड है, बट कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी। जिंक के अंदर एस अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो सकती है, लेकिन 3d10 फुल्ली फिल्ड है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं। तो जिंक की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, +2। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वही करेंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज कैसे कैसे होंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगे या इनकी एनर्जी पे डिपेंड करेंगे। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो लगभग क्या होती है, सेम होती है। सिमिलर एनर्जी होने के कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करते हैं।
और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करने के कारण ये आपके सामने है कैसी कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, और जो स्टेबल है वो स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद में हाफ फील्ड, एम्प्टी फील्ड और फुल्ली फील्ड बचते हैं, तो वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले हमारे पास दो एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है। पूरे टॉपिक को समझिएगा, उसके बाद में फिर से हम वापस इस लॉजिक पे आएंगे। सबसे पहले हमें निकल और प्लेटिनम की आयनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है। निकल की जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है 2.49 इंटू 10⁻³ प्लेटिनम की है 2.66 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। अगर हम देखें कि जो निकल है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड प्लेटिनम से कम है, क्योंकि प्लेटिनम की थी 2.66 और इसकी कितनी है 2.49। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ये कहता है कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। मींस निकल 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन प्लैटिनम 2 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि निकल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो प्लैटिनम से क्या है? कम है। दूसरा, थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम देखें तो निकल की है 8.80 और प्लैटिनम की कितनी है 6.70। अब थर्ड और फोर्थ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी कम है? प्लैटिनम की। तो प्लैटिनम 4 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन निकल 4 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम की थर्ड और फोर्थ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है। किससे? निकल से। इसीलिए प्लैटिनम 4 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन निकल 4 पॉजिटिव। ये तो एक बात आपको नोट करनी है कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? ज्यादा स्टेबल। दूसरा, डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बिकर के अंदर एक इलेक्ट्रोड था, बिकर में सॉल्यूशन था। इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था या गेन कर रहा था। मींस या तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा था या फिर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर किया है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। किस पे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या था? कोई भी सॉलिड मेटल अगर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए जो एनर्जी यूज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दूसरी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। किस पे? आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। मींस कोई मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके लिए जो एनर्जी यूज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड डिपेंड करेगा, इट्स सो इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। जैसा कि हमने अभी बताया था कॉपर के केस में। हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या होता है कि कोई भी मेटल का आयन वाटर से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए जो एनर्जी यूज होगी हम उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इन तीनों एनर्जी का जो टोटल सम है उसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन टोटल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एच से। मींस डेल्टा एच इज इक्वल टू
एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनका सम है टोटल H मींस टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड कर रही है? सब्लिमेशन एंथैल्पी पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। और ये H की वैल्यू, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, ये कहती है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी डेल्टा H वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। ये हम यहां पे भी कह चुके हैं कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम है वो उतना ज्यादा क्या है? स्टेबल है। और यही बात ये बोल रहा है कि जिसकी ये वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? ये स्टेबल होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है डेल्टा एच पे। डेल्टा एच की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। नोट कर लें, निकल 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, बट प्लेटिनम 4 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन निकल 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट है कलर्ड कंपाउंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड की जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना वो मोस्टली कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? सुनिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सिंपली आंसर दे सकते हो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलर कंपाउंड क्यों होते हैं? ड्यू टू अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे भी जिसमें भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं वो क्या होंगे? कलर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 3d1 4s2, दो और एक 3, तीनों इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? 3 पॉजिटिव। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 0। इट मींस ये क्या होगा? कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस होगा। लेकिन जैसे कि टिटेनियम है, टिटेनियम 3 पॉजिटिव भी फॉर्म करता है और टिटेनियम 4 पॉजिटिव भी फॉर्म करता है। लेकिन जब 3 पॉजिटिव फॉर्म करेगा तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, लेकिन 4 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये क्या होगा? कलरलेस होगा। और ये क्या होगा? कलर्ड होगा। क्या होगा? ये कलर्ड होगा। मींस जहां पे भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं वो क्या होगा? कलर्ड होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 और 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो s के इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो d में फुल्ली फील्ड। अगर ये फुल्ली फील्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। इट मींस जिंक जो होगा वो क्या होगा? कलरलेस। चाहे वो जिंक है या जिंक 2 पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या होंगे? कलरलेस होंगे ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर 1। अगर आपको सिंपली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलता है कि ये कलर है या कलरलेस है तो आप वहां पे क्या देखोगे? उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर है, और अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा? कलरलेस होगा। नोट कर लें। दूसरा एक और नोट करें कि ये कलर फॉर्म करते क्यों है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण? क्योंकि जो d ऑर्बिटल है ना उसको हम डीजेनरेट d ऑर्बिटल बोलते हैं, और इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट है। नीचे जो 3 ऑर्बिटल हैं उनकी लोअर एनर्जी होती है, उसको हम लोअर एनर्जी सेल करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं T2g से। और जो ऊपर के 2 ऑर्बिटल हैं वो होते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिटल, और इसको हम डिनोट करते हैं Eg से।
तो अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वो किसी विजिबल रीजन के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके जो उसके इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होके वो लोअर से हाईएस्ट स्टेट पे जंप करते हैं। मींस एचवी रीजन के अंदर जैसे वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, वो लोअर स्टेट से कहां पे जंप कर जाएंगे, हाईयर स्टेट पे। जो ये इलेक्ट्रॉन था वो कहां पे जंप कर गया, हायर लेवल के, हायर सेट ऑफ एनर्जी लेवल पे ये जंप कर गया, जिसके कह सकते हैं कि ये क्या फॉर्म करेगा, कलर की फॉर्मेशन करेगा। मींस अगर कोई भी एलिमेंट कलर की फॉर्मेशन करता है या किसी के आयन कलर की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल रीजन के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लोअर स्टेट से हायर स्टेट के ऊपर जंप करते हैं, जिसके कारण वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कलर की फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है तो आप क्या बताओगे उसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे कि किस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, कलर होगा, अदरवाइज क्या होगा, कलर लेस होगा। और क्यों होगा वो भी आपने बताना है कि अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो विजिबल रीजन के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर सेट से हाईयर सेट के ऊपर क्या करता है, जंप करता है, जिसके कारण वो कलर की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 10th जो प्रॉपर्टी है, ये 9th थी, 10th प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कहती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक और दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक। फर्स्ट पैरा मैग्नेटिक और सेकंड है डाया मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मींस जिसमें क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। डाया मींस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो ये क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये इसको क्या करेंगे, रिपेल, क्योंकि ये पहले से क्या है, फुल्ली फील्ड है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। बट ये क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है और जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब्सटेंस कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कलर होते हैं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं, कलर होंगे। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट हमने की ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड हमारी थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, थर्ड था कलर कंपाउंड और फोर्थ हमारी आज की प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कि डिपेंड करती है अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि हम अनपेड इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन से अनपेड इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर या डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशंस मेटल हैं या ट्रांजिशंस एलिमेंट हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर पूरा जो यूनिट है वो डिपेंड कर रहा है। तो इस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D, 4D और 5D की इंपोर्टेंट है, नोट कर लें। और उसके बेस पे हम इसमें बता सकते हैं इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन पे ही मैक्सिमम प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है, जैसे कि कलर थी, कलर है या कलरलेस है। और 10th डायमैग्नेटिक मींस अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगी, डायमैग्नेटिक होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही थी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी किस पे डिपेंड करती है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, चाहे वो डेंसिटी है, एटॉमिक रेडियस है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, वो सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है डी ब्लॉक के अंदर इज सो इंपोर्टेंट, और एग्जाम के अंदर वैसे भी पुट हो सकती है कि किसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मींस Fe2 पॉजिटिव है या स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है या टिटेनियम 1 पॉजिटिव है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और डी ब्लॉक के अंदर, स्पेशली डी ब्लॉक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?